राम राम दोस्तों, मैं राकेश कोचर आप सभी का मेवाड़ रियासत के पार्ट 2 में फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप में से किसी भी मित्र ने मेवाड़ रियासत का पहला भाग नहीं देखा है तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम उस वीडियो को जहां छोड़ा था उसी से आगे की कहानी को कंटिन्यू करने जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं पहले थोड़ा सा 2 मिनट का समय उसको देते हैं कि हमने पिछला वीडियो कहाँ पर एंड किया था। तो पिछला वीडियो हमने एंड किया था कि चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह शासनकाल कितना था? 1302 से 1303। इसके समय पर कौन आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। क्या होता है? साका होता है। साका होता है ये राजस्थान का दूसरा और मेवाड़ का पहला साका कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करके वहां तोड़फोड़ मचाता है। उसके बाद वहां पे अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बना देता है और इस चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। ये जो घटना हुई थी साके वाली, इस पूरी घटना में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। तो वो इस पूरी घटना का विवरण अपनी पुस्तक में करता है। उसकी पुस्तक का नाम ढूंढने का कष्ट आप स्वयं करें थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये वाली घटना हो गई। अब ये बन चुका है खिजराबाद। खिजराबाद बनने के बाद ये कार्यक्रम चल रहा है। मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी फिर किधर आगे बढ़ जाएगा? कानड़ देव की तरफ। तो 1311 में जालौर में शाखा होता है। उस समय कानड़ देव चौहान का छोटा भाई मुछाला चौहान अलाउद्दीन की शरण में आ जाता है। उस मुछाला चौहान को तकरीबन 1313 के आसपास खिज्र खां यहाँ पे चित्तौड़ में अर्थात खिजराबाद में उसको प्रशासक नियुक्त करता है और स्वयं दिल्ली की ओर चला जाता है। अब यहाँ पे किसका शासन आ गया चित्तौड़ में? चौहानों का। अब समय व्यतीत होता जा रहा है, यहाँ पे चौहानों का शासन है। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इस वंश के नहीं है, ये अलग वंश आ गया और हमें कौन सा पढ़ना है? मेवाड़ का राजवंश पढ़ना है, ठीक है। तो ये चूंकि थोड़े समय के लिए कुछ और आ गए थे इसलिए मैंने इनको साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे चौहान आ गए, लेकिन हमें वो नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि रण सिंह या फिर कई जगह कर्ण सिंह देखने को मिलता है। इसके 2 पुत्र थे, एक तो था शेम सिंह और एक था राहप। तो ये राहप तो चला गया था सिसोदा ग्राम में और वहां पे इसने कौन सी शाखा स्टार्ट करी थी? सिसोदिया शाखा, या जिसको ही हमने राणा शाखा भी बोला था। और ये इसने कौन सी शाखा चलाई थी यहां से? रावल शाखा। अर्थात रण सिंह के समय पे गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। तो ये जो रावल शाखा है इसका अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। किंतु ये शाखा तो अभी की अभी है ना, ये उस सिसोदा ग्राम में राजपाट कर रहे हैं थोड़े बहुत जितना भी क्षेत्र है, लेकिन ये तो एक ही कुल के। तो ये जो घटना घटी थी, इतना भीषण युद्ध है कि दिल्ली की सल्तनत का कोई व्यक्ति यहाँ पे चढ़ाई करने आ रहा है और ये नजदीकी क्षेत्रों में आसपास रह रहे हैं, तो ये क्या इनकी सहायता नहीं करेंगे? स्वाभाविक रूप से करेंगे। तो इस युद्ध के दौरान इन राणा सिसोदियाओं के काफी लोग भी इस युद्ध में सम्मिलित थे और वो भी अपने प्राणों का त्याग कर चुके थे, अर्थात केसरिया कर चुके थे। लेकिन सारे थोड़ी ना शहीद हो गए, कुछ बचे भी थे। उन्हीं को उसमें से एक व्यक्ति था इस शाखा का हमीर। अब ये हमीर जैसा चौहान देखो यहाँ पे कौन था? मालदेव चौहान, मुछाला चौहान। ये कौन है मालदेव या मुछाला चौहान? जो कानड़ देव चौहान था जालोर का, उसका छोटा भाई। यहाँ पे उसको खिज्र खां उसको प्रशासक नियुक्त कर गया, वो दिल्ली की तरफ चल गया। फिर अलाउद्दीन की मृत्यु हो चुकी है, वहां उठापटक चल रही है, वो अलग विषय है। अब यहाँ पे चौहान आ चुका है। अब मुछाला चौहान के बाद यहाँ पे आ चुका है जैसा चौहान या जय सिंह चौहान और दूसरा वनवीर चौहान। इसके 2 पुत्र थे, ठीक है। अब ओझा जी बताते हैं कि जैसा चौहान और रणकपुर प्रशस्ति बताती है कि वनवीर चौहान। कोई भी नाम हो आपसे जिस अनुसार पूछा जाए उस अनुसार ध्यान रखना। रणकपुर र से र तो वनवीर का र। ओझा में 2 ऊपर की मात्रा तो जैसा वाला, ठीक है। तो जो भी पूछा जाए वो ध्यान रख लेना। कुछ भी हो, वो मालदेव चौहान के पुत्रों को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो फिर से चित्तौड़ पर कौन आ गया है? हमीर। और हमीर कौन है साहब? सिसोदिया शाखा का है, राणा शाखा का है और ये गुहिल वंश का ही तो है। तो कहीं ना कहीं से जो मेवाड़ की सत्ता गुहिल वंश के हाथ से चली गई थी वो वापस से क्या उसी वंश के लोगों के पास आ चुकी है? क्या आ गई? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? हमीर। अब इस हमीर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं राणा हमीर। हालांकि राणा लगाना कोई गलत भी नहीं है क्योंकि ये राणा शाखा का और राणा शाखा के सब लोग आगे अपने नामों के आगे राणा या महाराणा लगाया करते थे। अब ये जो कार्यक्रम हुआ इसको मैं बता दूं कि एक हमीर देव चौहान था। कौन? रणथंभौर का। 1301 में जिसके नेतृत्व में वहां पे केसरिया हुआ था। किसके समय पे? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो वो हमीर देव चौहान है, ये राणा हमीर है।
अब ये राणा हमीर ने चित्तौड़ विजय करने के लिए आक्रमण कब किया था? 1326 में। 1326 में। तो साहब 1303 में इनके हाथ से ये चला गया था और 1326 में इसमें आक्रमण किया। तो ये क्या इतने तकरीबन 23 वर्षों तक क्या ये सो रहा था क्या? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1303 में जब चित्तौड़ के अंदर साका हुआ तो उसमें खूब सारे, बहुत सारे भर भर के राजपूत सैनिकों ने क्या किया? केसरिया किया। केसरिया किया। तो इनकी बहुत बड़ी सेना, मतलब बहुत बड़ा सैन्य दल तो यहाँ पे नष्ट हो चुका है। और जो कहीं थोड़े बहुत छुटपुट सैनिक बच गए, वो सैन्य दल इतना बड़ा नहीं है कि अगर मान लो आक्रमण करके, सपोज जैसा चौहान या फिर उस समय के मालदेव चौहान पर आक्रमण करके ये चित्तौड़ पर अधिकार भी कर लेते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी जब तक है वो फिर से आके आक्रमण कर लेगा, फिर से कुछ लोगों को शहीद होना पड़ेगा। तो इसने उचित समय का इंतजार किया और तब तक इसने उचित समझा कि अपनी शक्ति को संगठित किया जाए, बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए और इतना बढ़ा लिया जाए कि अगर फिर बाद में एक बार मैं फिर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लूं तो उसके बाद कोई शक्ति मुझसे चित्तौड़ या मेवाड़ वापस छीन ना पाए। इसी ताक में आप समझ सकते हैं कि इन वर्षों का समय निकल गया। खैर जो भी हो, ये समय निकला। अब 1326 में इसने आक्रमण क्यों किया? 1326 में इसने इसलिए आक्रमण किया क्योंकि इस समय के आसपास दिल्ली में चल रही थी बड़ी उथल पुथल। देखो 1290 से 1320 ये खिलजी वंश था दिल्ली में, खिलजी वंश समाप्त हो चुका है और 1320 के बाद कौन आ चुका है वहां पर? तुगलक वंश आ चुका है। तो तुगलक वंश के समय पे 1326 ने इसमें आक्रमण किया। किस पर? उछाला चौहान के बेटों पर। जिस भी अनुसार आपसे पूछे, ओझा जी के अनुसार जैसा चौहान या जयसिंह चौहान पर, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार वनवीर चौहान पर, उसको परास्त किया और चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अब जो इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, इस विजय में इन्होंने एक महिला का सहयोग लिया था। उस महिला का नाम क्या था? वीरमणी महिला। इस महिला का सहयोग लिया था और बाद में ये महिला सती हुई या समाधि ली, जो भी हो, इसका एक मंदिर बनवा दिया गया और बाद में यही आयड़ माता कहलाई, आयड़ माता, और जो गुहिल वंश की क्या है? कुल देवी भी है। ये आयड़ माता का मंदिर बना। तो आयड़ माता कौन कहलाई? यही वीरमणी, जिनका इन्होंने सहयोग लिया था चित्तौड़ प्राप्त करने के लिए। अब साहब यहां तक बात हो गई। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर यहां पर दिल्ली की सल्तनत ये यहां तक फैली हुई है ना, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीत चुका था, सपोज ये दिल्ली का क्षेत्र है पूरा का पूरा, अलाउद्दीन खिलजी का विजय है। अब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो भी आएगा तो ये क्षेत्र उसका भी तो कहलाएगा उसके बाद। अब अगर चित्तौड़ हमीर देव छीन लेता है तो एक तरीके से दिल्ली में जो भी अगला शासक होगा उस पर आक्रमण करेगा, स्वाभाविक बनता है, क्योंकि आपने उससे दिल्ली सल्तनत का जो भी क्षेत्र था उसने आपने बगावत कर दी। अब बगावत कर दी तो इस समय होता है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ये 1326 में आक्रमण करके अभी सही रूप से सेटल भी नहीं हुआ था, उसी समय ये 1326 में इस पर आक्रमण कर देता है। और ये वाला युद्ध क्या कहलाता है? ये वाला युद्ध कहलाता है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली कहाँ है? वर्तमान बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र सिंगोली का युद्ध कहलाता है। तो सिंगोली का युद्ध राणा हमीर लड़ता है किससे? दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक से, और सफल रूप से इसका प्रतिकार करता है, इसे हराता है। तो साहब अब तक जो व्यक्ति, चलो ठीक है चौहान को हराना एक इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसके बेटों को हरा दिया, लेकिन दिल्ली सल्तनत के किसी प्रतापी शासक को हरा दिया, मतलब इसने अपनी शक्ति का लोहा मनवा लिया। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं या छोटे मोटे जो भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनमें से कोई इतनी शक्ति नहीं दिखा पाता कि अब मैं इस पर आक्रमण कर दूं। तो अब ये हम मान सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को हराने के बाद राणा हमीर स्थायित्व प्राप्त कर चुका है। ठीक है साहब, यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद ये एक अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाता है। अब चित्तौड़ जीत चुका है 1326 में। चित्तौड़ जीतने के बाद क्या हो, मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया जा चुका है, बायण माता का मंदिर बन चुका है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बन चुका है। अब ये सारी बातें हो रही है, अब साहब धीरे धीरे ये सेटल हो गया। अब ये इसका शासनकाल चलता है 1326 से 1364 तक। अब 1364 में इसकी हो जाती है मृत्यु, समझ लो ये गया। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है क्षेत्र सिंह, या फिर इसको आप बोल दो खेता, जैसा नाम है। देखो मेवाड़ के जितने भी शासक आएंगे अब से, ठीक है, वो अपने नामों के आगे राणा या महाराणा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिसोदिया शाखा के हैं और सिसोदिया शाखा के जो लोग हैं वो अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाया करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, ये राणा या महाराणा का लॉजिक आप वहां से भी देख सकते हो कि बप्पा रावल ने शुरू किया था कि जो ये पूरा राज्य है उसका वास्तविक राजा तो वो शिवलिंग है, एक लिंग जी, मैं तो उसका सेवक हूं। उसी परंपरा का
निर्वहन बाद के सारे शासकों ने किया, और सारे के सारे लोग, ये जितने भी हमीर हुए या बाद के जितने भी हुए, ये मेवाड़ का वास्तविक राजा किसको मानते थे? एकलिंग जी को, और स्वयं को उसका दीवान माना करते थे। ठीक है, तो अब ये अगर किसी कारणवश किसी शासक को कभी मेवाड़ राज्य से बाहर भी जाना होता था तो वो एकलिंग जी में जाकर माथा टेकता था, उसको बोलते थे आज्ञा लेना, आस्का लेना। ठीक है, तो खैर उस बातों को छोड़ के इधर आते हैं। अगला आ गया क्षेत्र सिंह। अब एक बात पर ध्यान रखना, मैं 3 शब्दों का उपयोग करूंगा, राणा, महाराणा और कुछ नहीं। देखो, कोई नाम का शासक होगा, बस बीच में आ गया, लेकिन कोई विशेष बात नहीं होगी, प्रतापी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं लगाऊंगा नाम के आगे, ये जानबूझ के लिए लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके नाम के आगे राणा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, महाराणा भी लगा दो, लगाने कुछ भी लगा दो, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत कुछ बढ़िया काम किया होगा प्रतापी टाइप का, मैं राणा लगा दूंगा, जैसे राणा हमीर। और जिसने जबरदस्त काम किया होगा, ये बड़ा बड़ा पराक्रम या शौर्य का प्रदर्शन किया होगा, मैं उसके आगे महाराणा लगाऊंगा। ठीक है, और जिसके आगे महाराणा लगाएंगे वो शासक उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से भी। और अगर आप इतिहास की घटनाओं में रुचि रखते हैं तो उसके समय पे जो घटनाएं होगी वो भी बड़ी रुचिपूर्ण होगी। तो साहब आते हैं, अब मैं इनके आगे लगा देता हूं राणा, राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह और खेता, खेता से ख, ख्याति। तो इन्होंने अपने समय पे मेवाड़ में क्षेत्र विस्तार का काम किया या फिर मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाया। क्षेत्र विस्तार में इन्होंने क्या किया साहब? इन्होंने क्षेत्र विस्तार करके जो भीलवाड़ा का जहाजपुर, मांडल, ये क्षेत्र थे उनको इन्होंने मेवाड़ में मिला लिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 56 का क्षेत्र मेवाड़ में मिला लिया। इसके अतिरिक्त इनके समय पर मेवाड़ की सीमाएं अजमेर तक पहुंच चुकी थी। ठीक है साहब, इसके साथ ही साथ इनको श्रेय जाता है कि इनके समय पर जो हाड़ौती के शासक थे, इन्होंने उनका दमन भी किया था। तो हाड़ौती के शासकों का दमन करने का कारण भी किसको माना जाता है? इनको। अब साहब ये इधर उधर खूब हाथ पैर फैला रहे हैं और क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। इसी महत्वाकांक्षा के चलते ये चित्तौड़ मांडू पर आक्रमण कर देता है। किस पर? मांडू पर आक्रमण कर देता है। उस समय मांडू का शासक होता है दिलावर खां गोरी। तो दिलावर खां गोरी, अब इन्होंने दुश्मनी ले ली, ठीक है, एक बार के लिए ये विजय हो गए होंगे, लेकिन आपने जहरीले सांप के बिल में हाथ डाल दिया, अब उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने मांडू से दुश्मनी तो मोल ले ली ना, आगे होकर आक्रमण किया। तो इसका संघर्ष भाई बाद में मांडू से इधर से आक्रमण होंगे, इधर से आक्रमण होंगे, इनके बीच में संघर्ष चलता रहेगा। किसके? मेवाड़ और मांडू या मालवा के बीच में। तो ये संघर्षों की शुरुआत किसने की? क्षेत्र सिंह ने या महाराणा खेता ने। तो इन्हें मेवाड़ मालवा के मध्य संघर्षों का सूत्रपात करने वाला भी कहा जाता है। ये बात हो चुकी है। अब आगे आते हैं। अब इन्होंने हाड़ौती के जो हाड़ा राजपूत थे उनका दमन किया, इनका श्रेय इनको जाता है। उसी समय इन्होंने बूंदी के शासक हल्लू जी के समय, बूंदी का ही किसी जागीर का था लाल सिंह हाड़ा, लाल सिंह हाड़ा, उससे संघर्ष चल रहा था। कब? 1382। तो 1382 में लाल सिंह हाड़ा के साथ संघर्ष करते हुए या युद्ध क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्षेत्र सिंह जी नहीं रहे और उसी युद्ध में बाद में लाल सिंह हाड़ा की भी मृत्यु हो जाती है। और इस समय बूंदी मांडलगढ़ पर भी अधिकार कर लेता है। ठीक है साहब। अब इस समय इनके बाद अगला जो मेवाड़ का शासक बनता है वो बनता है इनका पुत्र राणा लाखा। मैं यहाँ पे हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे, वीडियो में ना आ रहा हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं। अगला बनता है राणा लाखा या फिर इसका नाम है लक्ष्य सिंह। ठीक है, मेवाड़ में कई सारा बिगड़े हुए नाम देखने को मिलेंगे आपको, जैसे खेता, लाखा, कुंभा, सांगा, इस प्रकार से, लेकिन वास्तविक नाम है लक्ष्य सिंह। प्रचलन में होगा लाखा तो राणा लाखा भी कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्र सिंह खेता प्रचलन में होगा तो खेता भी कहा जाता है। तो इनका समय कितना रह गया? इनका समय हो गया 1326 से 1382 में इनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु कहीं से हुई साहब? बूंदी से संघर्ष करते हुए। तो ये इनका पुत्र राणा लाखा एक प्रतिज्ञा ले लेता है कि जब तक मैं बूंदी के किले, अब बूंदी का किला कौन सा है? तारागढ़, कि जब तक मैं बूंदी के किले तारागढ़ को तोड़ नहीं देता, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा।
अब राणा लाखा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अब ठीक है साहब, अब राणा लाखा बूंदी के हल्लू जी से संघर्ष करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, खूब उठापटक करी साहब, किसी भी प्रकार से बूंदी पर विजय के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे। हल्लू जी की तरफ से बहुत बढ़िया प्रतिकार हो रहा है। अब राणा लाखा के अन्न छूट चुका है, अन्न छट चुका है, तो जितने भी ये सिसोदिया सरदार थे ये चिंता में आ गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े समय बाद तो राणा लाखा जी भी निकल लेंगे। तो इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भाई इनसे बोलते हैं कि मान जाओ, छोड़ो, क्या रखा है, बाद में कभी देख लेंगे, उचित समय आएगा जब जीत लेंगे, तोड़ देना तारागढ़ को। ये नहीं मानते, भाई मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली, ये तो रघुकुल की प्रतिज्ञा है, इस प्रकार से मैं तो तोड़ूंगा नहीं। ठीक है साहब, तो इस जितने भी इनके राजनीतिक लोग होते हैं एक बड़ा विकल्प निकालते हैं बढ़िया सा। वो क्या विकल्प निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, जो चित्तौड़गढ़ है हमारा, उसी के सामने एक मिट्टी का किला बनाते हैं, ठीक है, और उसका नाम रख देते हैं तारागढ़। ठीक है, तो आप क्या करना, इस मिट्टी के किले को तोड़ देना, तो तारागढ़ भी टूट गया, आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, फिर आप अन्न ग्रहण कर लेना। ठीक है साहब, बहुत समझाने पे ये मान जाता है, मतलब कि पहले इसको तोड़ दो, अन्न तो ग्रहण करो, जियोगे तो आक्रमण करोगे, तो पहले प्रतिज्ञा पूरी करो और उचित समय का तलाश, मतलब उचित समय से की ताक में रहो, जैसे ही समय आएगा हम ओरिजिनल तारागढ़ पर भी आक्रमण करेंगे। वो बात अलग है कि वैसा हो नहीं पाता, पर इनकी प्रतिज्ञा टूट जाती साहब, जो खतरनाक वाली प्रतिज्ञा थी, तो इन्होंने नकली तारागढ़ तोड़ दिया। लेकिन उसके बारे रुचिकर विषय यह है कि जब वो नकली तारागढ़ बनाया जा रहा था, तो उस सेना में, जो सेना यहाँ पे तारागढ़ का निर्माण कर रही थी, स्वाभाविक रूप से मेवाड़ की सेना ही थी, उस सेना के थोड़े बहुत लोग इसका निर्माण कर रहे थे और बाद में एक छद्म युद्ध लड़ेंगे, यहाँ पे थोड़े बहुत मेवाड़ के सैनिक रख देंगे और इधर से राणा लाखा आएंगे और युद्ध करेंगे, हम आक्रमण करेंगे, तुम भाग जाना अपनी जान बचाकर और हम इसको तोड़ देंगे, फिर बाद में आके हमारी सेना में सम्मिलित हो जाना। इस प्रकार की कुछ प्लानिंग थी। लेकिन एक सैनिक मूल रूप से बूंदी का होता है। अब उसको इस बात की भनक लग जाती है कि इनकी प्रतिज्ञा थी साहब कि मैं तारागढ़ को तोड़ूंगा, अन्यथा अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो सोचता है कि यार हम बूंदी वालों को कमजोर समझ रखा है क्या इन्होंने, तो ये कसम खा लेता है कि असली तो छोड़, मैं तेरे को नकली न तोड़ने दूं। तो ये अकेला सैनिक बहुत प्रतिकार करता है और ऐसा माना जाता है कि ये इस नकली तारागढ़ को बचाने के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। ठीक है, एक ऐसे ही कहानी थी और कहानियां ही बता रहे हैं हम, तो ये कहानी भी सुना देते हैं। जैसे भी हुई वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब नाम क्या है साहब, राणा लाखा लक्ष्य सिंह। अब आप इन लक्ष्य सिंह को अगर लकी सिंह कहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लकी सिंह। क्यों? याद रखने के दृष्टिकोण से ये अपनी किस्मत के धनी थे। धनी थे मतलब इनके शासनकाल में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिनमें इनका कुछ रोल नहीं है। अगर वो किसी दूसरे के शासनकाल में होती तो उसको भी उतना ही फायदा होता, लेकिन ये किस्मत वाले थे कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत घटनाएं इनके शासनकाल में ऐसी हुई। ठीक है साहब, एक तो पहली कौन सी, हिसाब, ये देखो कितना तगड़ा तोड़ निकाला, प्राण तो बचा लिए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी घटना घटती है कि इनके समय पे उदयपुर जावर के नजदीक चांदी की खान निकल जाती है। अब चांदी की खान निकल गई तो मेवाड़ में चांदी निकल रही है, चांदी निकल रही है तो चांदी बेच रहे हैं, चांदी बेच रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। तो इनके समय पर मेवाड़ आर्थिक रूप से सशक्त हो जाता है। अब पैसे ज्यादा आ गए तो क्या कर सकते हैं साहब, हम ज्यादा सेना रख सकते हैं, क्योंकि सेना का खर्चा भी तो उठाना पड़ता है। ज्यादा पैसे आ गए तो ज्यादा बड़ी सेना रख सकते हैं। तो इनके समय पर मेवाड़ आर्थिक एवं सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत हो जाता है। ठीक है साहब, और पैसा आ गया, अब क्या करें, तो कुछ ढंग का काम कर लेते हैं। क्या ढंग का काम करें, तो कुछ निर्माण का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था रावल रतन सिंह के समय पर, इस समय उसने बाद में चित्तौड़ में कई मंदिरों का तोड़फोड़ करी थी। तो चित्तौड़ में तोड़े गए मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये उनका जीर्णोद्धार करवाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा ना, पैसे आ गए तो कुछ कुछ करते हैं, तो इनका जीर्णोद्धार भी कराते हैं। ठीक है साहब, ये भी काम हो गया। अब इसके बाद एक बढ़िया सी बात और होती है जिसमें ये लकीर है कि एक पिच्छू बंजारा होता है। अब पिच्छू बंजारा क्या होता है साहब, उसको अपने बैल से बड़ा प्रेम होता है। उस बैल की हो जाती है मृत्यु, तो उस बैल की याद में वो बंजारा एक झील बना देता है, जो कालांतर में पिछोला झील नाम से जानी गई। अब झील बन गई, फसल वसल बढ़िया होंगी, हरियाली रहेंगी, इनका तो फायदा है, लेकिन इनका क्या गया, इनका क्या लगा, कुछ नहीं लगा। तो ये लकीर है। तीसरी बड़ी घटना जो मेवाड़ का राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, क्या साहब, इसी समय पर जब इधर राणा लाखा का समय चल रहा है, इन्हीं के समांतर चल रहे हैं इधर राव चुंडा। ठीक है, ये इधर चल रहा है मारवाड़, ठीक है, इधर चल रहा है मेवाड़। एक बार के लिए ऐसा समझ लो, इधर कौन है, राणा लाखा। अब राणा लाखा का समय क्या था सब, राणा लाखा का समय था 1382 से 1421। अब लोड नहीं लेना, ये राव चूड़ा का समय भी इनके आसपास है। ये इनके 2 साल बाद आए, ये 82 में आए तो ये 84 में आए, और ये इनके 2 साल बाद ही गए, ये 21 में गए तो ये 23 में गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इधर क्या होता है, राव चूड़ा के, वैसे तो इन राजा महाराजाओं के कई सारी पत्नियां होती है, पत्नियां छोड़ दासियां भी कई सारी होती है, ठीक है, तो उनसे कई सारे पुत्र होते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं का जिक्र करेंगे जिनका कहीं ना कहीं कुछ इतिहास में योगदान रहेगा या जिनके कारण इतिहास प्रभावित होगा। तो इनके दो पुत्र होते हैं, बड़ा पुत्र होता है राव रणमल, ठीक है, और एक दूसरा पुत्र होता है राव कान्हा। तो ये कान्हा जी की जो मैया होती है, ये राव चूड़ा उस पर ज्यादा आसक्त होते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रेम करते हैं। तो वैसे तो ज्येष्ठ पुत्र बनना चाहिए परंपरा अनुसार, जो अगला उत्तराधिकारी होगा, लेकिन ये नियुक्त कर देते हैं कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा साहब, राव कान्हा। अब राव कान्हा होगा तो रणमल वैसे तो पिता की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे ही ट्रैक से हटके एक बात बता रहा हूँ, जैसे कई सारे राज परिवार में लोग हैं, अब किसी एक को राजा बनना है तो बाकी का क्या होगा, कुछ नहीं होता क्या, ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत बड़ा मेवाड़ राज्य है, तो मेवाड़ राज्य एक अकेला राजा थोड़ी ना संभाल लेगा, वो राजा क्या करता है, वो राजा छोटे छोटे क्षेत्रों में वहाँ के जागीरों के जागीरदार नियुक्त करता है, प्रशासक नियुक्त करता है। अब वो प्रशासक क्या करेंगे, अपनी छोटी छोटी एरिया का जो भी प्रशासन है वो देखेंगे, साथ ही उसकी सुरक्षा भी देखेंगे, अपनी छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां रखेंगे, और जब किसी ये बड़े पड़ाव पर जाएंगे तो राजा जैसे बोलेगा, अब ये इसके अधीन है ना, तो इनको क्या है, इसके अधीन रहना है। ये बोलेगा उधर से कोई अटैक आ रहा है, तुम मोर्चा संभालो, तो इनकी सेना मोर्चा संभालेगी। बड़ा अटैक आ रहा है तो इन चार को और बोलेंगे तुम भी इस मोर्चे पर जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से तो बाकी की जागीरें बाकी लोगों को दे दी जाती थी और ये इसके अधीन काम करते थे। पर एक स्वाभिमान का विषय आ जाता है कि यार ज्येष्ठ पुत्र तो मैं था, ठीक है, जो राज मुझे मिलना चाहिए था, अब मुझे इसके अधीन रहना पड़ेगा। तो ये साहब क्या करते हैं, प्रेम में आसक्त होकर एक पत्नी के कहने पर उत्तराधिकारी से नियुक्त कर देते हैं और इसको एक जागीर दे देते हैं। प्रारंभ में तो ये कुछ नहीं बोलता, उस जागीर को रखता है और कुछ समय वहां रहता है, लेकिन आत्मग्लानि के चलते कि अब उन लोगों के सामने मैं किस मुंह से रहूं कि जो पहले मुझे बोलते थे कि भाई राजकुमार साहब अगले युवराज, और अब ठीक है भाई जो राजा जी बोलने वाले थे अब ठाकुर साहब, इस प्रकार से मतलब आत्मग्लानि के चलते ये मारवाड़ को छोड़ के मेवाड़ आ जाता है। कौन, रणमल राठौड़, ठीक है साहब। अब रणमल राठौड़ कहां आ गए, मेवाड़ में आ गए, मेवाड़ में आ गए, चुपचाप रह रहे हैं। अब ये व्यक्ति ताक में है, किस व्यक्ति, पहले तो इसके मन में कुछ नहीं है, पहले तो इसके मन में यह है कि जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कहीं मैं स्वाभिमान की जिंदगी जी लूं, क्योंकि अगर मैं मेवाड़ में भी आता हूं और इनको पता लगेगा कि मैं मारवाड़ के राज परिवार का हूं तो कोई ना कोई जागीर तो मुझे भी दे दी जाएगी, तो जैसा जीवन मेरा वहां पर निर्वाह होना था वो तो यहाँ पे भी निर्वाह हो जाएगा। अब ये कोशिश करता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से मेवाड़ के लोगों से अपने संबंध घनिष्ठ बनाऊं, तो ये एक चाल चलता है। ये क्या चाल चलता है, ये अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजता है राणा लाखा के दरबार में। मैंने कहा है राणा लाखा के दरबार में, किसके लिए, राणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा के लिए। ध्यान रखना, इधर राव चुंडा था, ये राणा चुंडा है, ठीक है। तो इनके लिए हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजता है, किंतु जब ये प्रस्ताव इनके दरबार में जाता है, किसी कारणवश राणा चुंडा वहां पर दरबार में उपस्थित नहीं थे, तो राणा लाखा को लगता है कि ये विवाह का प्रस्ताव तो मेरे लिए आया है। अब तब इनकी ये बड़े वृद्ध हो चले थे, ठीक है, तो इनको हंसी ठिठोली सी आती है और ये बोलते हैं हंस के, बड़ा जो कि मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि भला इस उम्र में हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव कौन भेजेगा। लेकिन ये जो बात इनके द्वारा बोली गई थी, तो जो विवाह का प्रस्ताव लेकर व्यक्ति आया था वो इस बात को भी समझ गया था कि इसके मन में इच्छा तो है कि भाई अगर कर दे तो मैं कर लूं, लेकिन भला कौन भेजेगा। तो ये यहाँ पे लगन तो वापस आ गया, लेकिन ये पूरा वृतांत विवरण ये किसको सुनाता है, रणमल राठौड़ को, कि साहब राणा चुंडा तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बोली थी कि भला इस उम्र में अब हम जैसे लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव कौन भेजेगा। मतलब बंदर भले बूढ़ा हो गया लेकिन गुलाटियां मारना नहीं भूला, शौक तो है। तो अब रणमल राठौड़ का दिमाग दौड़ता है, दिमाग क्या दौड़ता है कि यही सही समय है कि जिस मौके की ताक में मैं हूं उसकी शुरुआत कर दी जाए। तो रणमल राठौड़ क्या बोलता है, ये दोबारा अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव इनके दरबार में भेजता है और बोलता है कि हंसाबाई का विवाह निश्चित रूप से आपसे कर दिया जाएगा, राणा लाखा से, किंतु एक शर्त है कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई राणा लाखा का ऑलरेडी ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक है। अब ज्येष्ठ पुत्र है और ज्येष्ठ पुत्र के बाद जो पुत्र अभी जीवन में आया भी नहीं है, तुम बोल रहे हो कि उसको अगला उत्तराधिकारी बनाना है, तो ये बोलता है कि भाई सबको अपने बाप जैसा समझ रखा है क्या, जो छोटे वाले को बना देगा। और फिर ये मनी मन ये सोचता है उसमें समझना क्या है, वो भी एक नारी के आगे फिसल गया था और तुम भी एक नारी के आगे फिसल गए हो। भाई हंसाबाई को देख के तुमने
अपनी मंशाएं तो जाहिर कर ही दी। तो ऐसा कह के फिर ये बात पता लगती है किसको, राणा चूड़ा को। अब राणा चूड़ा सोचते हैं कि भाई पिताजी है तो दुखी। तो जिस प्रकार महाभारत में किसने, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो भी ये राजपाट है उसका त्याग करता हूँ, उसी प्रकार राणा चूड़ा भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं स्वयं मेवाड़ का राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, आप दुखी मत रहो पिताजी, आप अपनी इच्छाएं पूरी करो। ठीक है साहब। तो जैसे तैसे पिताजी मान जाते हैं, हंसाबाई से विवाह होता है और पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं। अब पिताजी बड़े खुश हो गए, ठीक है साहब, लेकिन किस्मत यहाँ पे इस कन्या की देखो, हंसाबाई की क्या किस्मत है। कहाँ सुहागरात मननी थी अभिषेक बच्चन के साथ, कहाँ मनानी पड़ गई अमिताभ बच्चन के साथ। ठीक है, तो इसके पिताजी की उम्र का व्यक्ति था ये जिसके साथ इसका विवाह हुआ। खैर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हंसाबाई से विवाह हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट बना देता हूं। इधर हम मारवाड़ चलाते रहेंगे, इधर मेवाड़ चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं राणा लाखा। ठीक है, इनका विवाह हो चुका है हंसाबाई से। अब पुत्र उत्पन्न हो गया साहब मोकल। मोकल जो ये प्रतिज्ञा ली थी ना, किसने, राणा चूंडा ने, कि क्या, कि मैं राजपाट का त्याग करता हूं। इस कारण से राणा चूंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भीष्म जैसी प्रतिज्ञा ली थी। अब मोकल का जन्म उत्पन्न हो गया, जैसा शर्त रखी थी किसने, रणमल राठौड़ ने, रणमल, कि भाई आपको उत्तराधिकारी जो आपका पुत्र होगा हंसाबाई से उत्पन्न, उसको बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये घोषित तो कर देते हैं कि मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन है, मोकल है, किंतु उसका संरक्षक कौन होगा, राणा चूंडा होंगे। संरक्षक मतलब ये छोटा बालक है, अब छोटे से बालक को राजा जी बना दिए, तो उसमें न तो बुद्धि है, बुद्धि मतलब बालपन में जी रहा है, वो बड़े बड़े राजनीतिक निर्णय नहीं लेता। तो जब तक वो समझदार ना हो जाए, सारा राज्यभार कौन संभालेगा, राणा चूंडा। ठीक है साहब, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समय चल रहा है, समय चल रहा है। अब 1421 में राणा लाखा जी निकल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब राणा लाखा जी के निकलने के बाद कौन आ गया है, मोकल। तो मोकल का शासनकाल कहाँ से चलेगा, 1421 से, 1421 से। अब मोकल का शासनकाल 1421 से चालू तो हो गया, लेकिन ये तो नाम का शासन चल रहा है, शासन तो कौन चला रहा है, राणा चूड़ा। अब राणा चूंडा चला रहे हैं। ये बात अखरती है किसको, रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ को इसलिए अखरती है क्योंकि इसको तो अपना पैतृक राज्य पुनः प्राप्त करने की चाह थी, जिसके चलते ये मेवाड़ के नजदीक आया था और इसको मौका मिला कि मेवाड़ के राज परिवार से मैं अपने किसी प्रकार घनिष्ठता बढ़ाऊं। अब इसको चाहिए मेवाड़ की सेना। अब मेवाड़ की सेना, लेकिन ये बढ़िया समझदार बंदा है, इसके चक्कर में कुछ हो नहीं रहा, तो ये अपनी बहन को भड़काता है कि क्या, कि ये राणा चूड़ा ना बड़ा दोगला आदमी है, ये समय देखकर तेरे बच्चे की हत्या कर देगा और स्वयं मेवाड़ का राजा बन जाएगा। इस प्रकार से भड़क जाती है तो क्या है, राणा चूंडा को बड़े बड़े ताने मारती है कि तुम तो मेरे बेटे की हत्या करना चाहते हो, तुम तो मौके की तलाश में हो, तुम्हारे हाथ से जो राज परिवार मतलब पूरा राजस्व चला गया है, तुमसे वो देखा नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि अभी भी तुम राजा का ही काम कर रहे हो, भले संरक्षक कहला रहे हो, और तुम चाहोगे कि कैसे कैसे ये सलट जाए तो मैं वास्तविक राजा बन जाऊँ, छद्म राजा भी क्यों बनूँ। तो राणा चूंडा बोलते हैं कि भाई जो चीज़ मेरे हक में थी मैं खुद थूक चुका हूं, तो थूका हुआ पान मैं क्यों खाऊंगा। भाई जो राज्य परिवार जो मेरे हक का था मैं स्वयं उसे ताक चुका हूं, तो आप ये बात सोच भी कैसे सकती हो। लेकिन फिर भी इसके द्वारा कई सारी अवहेलनाएं और टोंट मारे जाने पर ये स्वयं राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मांडू की ओर, मालवा की ओर। वहां पे कौन है, होशंग शाह, उसके पास चले जाते हैं, होशंग शाह। अब साहब जो रणमल राठौड़ के रास्ते का कांटा था राणा चूड़ा, वो जा चुका है। ठीक है साहब, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोकल बालक है तो अगला संरक्षक कौन बन जाता है, रणमल। मतलब संरक्षक मतलब ये तो बालक है, राजा ही बना। अब राजा बना तो सारे काम धाम कौन करेगा, मेवाड़ के रणमल करेगा। अब रणमल राठौड़ इस समय पे क्या करता है, धीरे धीरे समय के साथ मेवाड़ से जो सिसोदिया सरदार बूढ़े होते जाते हैं, उनको हटाकर उनकी जागीरें देना जाता है, राठौड़ों को देना शुरू कर देता है। मतलब सिसोदियाओं की जगह पे राठौड़ों को नियुक्त करना, स्थान देने लग जाता है और बड़े बड़े पदों पर राठौड़ों को बिठाने लग जाता है। तो उससे धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभुत्व बनता जा रहा है, दबदबा कायम होता जा रहा है। इस बात से सिसोदिया सरदार बड़े नाराज हो जाते हैं। तो राणा चूंडा का छोटा भाई होता है राघव देव, वो सब भी ये देख रुका होता है। लेकिन इस बात को यहाँ देते हैं, एक बार विराम देते हैं, इधर मारवाड़ में आ जाते हैं। जैसे राणा लाखा, तो राणा लाखा के बाद
2 साल बाद कौन, राव चुंडा, ये भी साहब क्या निकल लिए, कितने में, 1423 में। अब इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र जिसको छोटा वाले को बनाया था कौन, राव कान्हा, वो अगला शासक बनता है और ये 1423 से तकरीबन 1427 तक अपना शासनकाल चलाता है। इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके 2 पुत्र होते हैं, रणधीर और नरबद्ध। अब रणधीर और नरबद्ध के मध्य युद्ध प्रारंभ हो चुका है, किस बात के लिए कि अगला राजा कौन बनेगा, किसका, मारवाड़ का। मारवाड़ का क्यों, रणधीर बोलता है कि मैं बड़ा हूं तो मैं बनूंगा, तो ये नरबद्ध बोलता है भाई बड़े तो तेरे पिताजी भी नहीं थे, क्योंकि बड़ा तो रणमल था ना, फिर भी तो वो बने थे ना, तो मैं छोटा हूं, मुझे भी बनने का बराबर अधिकार है। तो इस बात पर इन दोनों में क्या हो जाता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है कि अगला राजा कौन बनेगा। तो ये चल रहा है। अब इसी समय ये रणधीर रणमल राठौर को निमंत्रण देता है कि आप मारवाड़ आइए, मेवाड़ से सैन्य सहायता, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ का राजा बनाइए। अब आप खुद सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना निमंत्रण के ये जा नहीं सकता। निमंत्रण देने से मतलब है कि उस समय की कल्पना करो जब हाथी घोड़ों के अलावा कुछ संसाधन नहीं थे इधर उधर जाने के लिए। मेवाड़ में क्या घटनाएं हो रही है, मारवाड़ में क्या घटनाएं हो रही है, इनको कब पता लगेगा, 1-1.5 महीने के बाद। आज कोई व्यक्ति यहाँ पे कुछ भी देख रहा है तो जब वो मारवाड़ जाएगा तो मेवाड़ की कहानी तब बता पाएगा, तब तो सब कुछ चल चुका होगा। तो इसका अंत हो चुका है, राव कान्हा का, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, इसको कैसे पता लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से इसने कोई सैनिक या अपना दूत भेजा होगा जिसने बोला होगा कि वहां पर ये परिस्थितियां हैं, आप आइए, उसको सैन्य सहायता दीजिए। रणमल राठौर इसी मौके की तो ताक में था, ये मेवाड़ की सेना लेता है क्योंकि संरक्षक बना हुआ है, और मेवाड़ की सेना लेकर कहां पहुंच जाता है, मारवाड़। और मारवाड़ अब देखो कितनी बढ़िया शानपत्ती वाले काम करता है। पहले इसकी सहायता से इसको निपटाता है, फिर ये एक कांटा खत्म हो गया, फिर इसको निपटाता है, और अगला मारवाड़ का जो अगला शासक है वो कौन बन जाता है, रणमल राठौर। तो इधर अब मारवाड़ में कौन आ गया साहब, रणमल राठौर। कब, 1428 मान लेते हैं। अब 1428 में यहां पे आ चुका है रणमल राठौर। अब इधर मारवाड़ जो इसके हाथ से चला गया था, इसका पैतृक राज्य तक घूम फिर के इसके पास आ गया। देखो अगर आपके माथे में, आपके हाथ में राजयोग लिखा हुआ है तो वो आना तय है। ऐसे उदाहरण आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। तो रणमल राठौर, लेकिन रणमल राठौर की नीयत में आ जाता है पाप। वो चाहता है कि यार मैं तो यहाँ मेवाड़ का भी तो राजा ही था ना, ये तो नाम का राजा है, ये तो कठपुतली है, तो इधर का भी राजा अपन रहते हैं, इधर के भी राजा अपन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी बड़े हस्तक्षेप है। अब ये हस्तक्षेपों का विरोध करता है कौन, राघव देव। राघव देव कौन है कि साहब जो राणा चुंडा थे उनका छोटा भाई था, ये उनको बोल के गए थे तो देखता रहिए यहाँ की भी। अब इसके ये भी आंखों के काटे, सिसोदिया सरदारों को भड़काते, एकजुट करते, छल से इनकी भी हत्या कर दी जाती है। ये सारा कांड कौन देख रहे हैं, बाकी के सिसोदिया सरदार। इसी दौरान अब मोकल के द्वारा लड़े गए युद्ध, या मोकल ने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए हैं, तो इन्होंने सांभर, जालौर और नागौर पर अधिकार कर लिया। अब देखो कहने को तो मोकल कर रहा है, लेकिन सारे काम कौन कर रहा है, रणमल। तो मोकल साथ में होता था, लेकिन सारे काम कौन कर रहा है, ये रणमल। तो मोकल के द्वारा इन पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन वास्तविकता में तो इनके द्वारा किया गया, लेकिन आपको तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं नागौर पर, क्योंकि नागौर ये पिक्चर में बाद में भी आएगा। जब इन्होंने नागौर पर आक्रमण किया था, अधिकार किया था, उस समय था यहाँ पे फिरोज खान। अब भाई जीत लिया, भाई फिरोज खान को जीत लिया। तो आमतौर पे ये क्या किया करते थे, कोई भी शासक अगर आएगा, जैसे अकबर आएगा बाद में, कोई भी आएगा, तो ऐसा नहीं है भाई चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया तो चित्तौड़ को सबको मिटा के मैं अपने राज्य में मिला लूं। एक व्यक्ति कहाँ का अधिकार करेगा, उसको किसी ना किसी को तो नियुक्त करना ही है। तो अगर लोगों के मध्य संधि हो जाती थी तो ये होता था कि भाई आपका ये पुराना क्षेत्र था, आपने मुझसे संधि कर ली, तो यहाँ के राजा आप ही रहेंगे, लेकिन आप राजा नहीं कहलाएंगे, राज तो मेरा कहलाएगा, लेकिन मेरे अधीन आपको मैं प्रशासक कह दूंगा। मतलब आप इसको जागीर मान सकते हैं और यहाँ के जागीरदार आप हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से वापस फिरोज खान नियुक्त हो जाता है, और फिरोज खान नियुक्त होता है तो मेवाड़ और इनके मध्य कुछ इस प्रकार की संधि होती है कि भाई जो भी ये नागौर दुर्ग की जो क्षति हुई है तुम उसका जीर्णोद्धार नहीं कराओगे। जीर्णोद्धार क्यों नहीं कराओगे, क्योंकि भाई दुर्ग के अंदर काफी सेना रहती है। अगर तुमने जीर्णोद्धार करवा लिया तो हो सकता है तुमने सैन्य परीक्षण अंदर शुरू कर दिया हो, अटैक की प्लानिंग कर रहे हो, कल को हम लड़ने आए तो तुम अंदर घुस जाओगे, हम आक्रमण नहीं कर पाएंगे। भाई बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी सेना सुरक्षित रखने के लिए। मैं फिर कहूंगा उस समय में जाइए, अब दीवारें भी कैसी बनाते थे, आज की तरह 2
ईंटों की थोड़ी ना बनाते थे, 2-2 मीटर की दीवारें बन रही है, 3-3 मीटर की दीवारें बन रही है। अब आदमी मैनुअली तो नहीं तोड़ सकता, और उस समय पे तोपें भी अभी तक हमने सुनी नहीं है, तोपों का नाम भी, तो आदमी नहीं तोड़ सकता, तो इनमें आप अंदर कैसे जा सकते हो? और प्लेन दीवारें 3 मंजिल तक ऊंची, तो ऊपर भी नहीं चढ़ा जा सकता। तो वापस ये प्लानिंग ना कर ले अलग होने की, सैन्य संगठन ना करे, इसलिए कई जगह पर संध्या होगी तो ये शर्त आपको देखने को मिलेगी कि भाई जीर्णोद्धार नहीं कराओगे। तो यहाँ पे ये शर्त होती है, ये इसलिए बताया क्योंकि आगे भी पिक्चर में ये आएगी। ठीक है साहब, ये नागौर वागौर आ गए। अब ये नागौर वगैरह आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नागौर पर जब इन्होंने अटैक किया था, उस समय इसकी सहायता के लिए आया था गुजरात से अहमद शाह। तो स्वाभाविक रूप से गुजरात से भी इनका विरोध हो चुका है। अब गुजरात से इनका विरोध हो चुका है तो ये गुजरात से भी संघर्ष करेंगे। अब ये गुजरात से संघर्ष करेंगे, उससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूं। देखो मोकल अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं क्योंकि कुछ ज्यादा ही कचरा होता जा रहा है। कि कहानी जहां चलेगी हम उसी के आसपास की चीजें रखेंगे, मारवाड़ से नाता खत्म। ठीक है, राणा लाखा के बाद कौन आ चुका है? मोकल। तो ऐसा नहीं था कि मोकल के पिताजी ही रंगीले थे, भाई बुढ़ापे में ब्याह रचा है, ऐसा नहीं था। इनके दादाजी भी कम नहीं थे। कम कैसे नहीं थे? देखो, जो एक राजा की रानी होती थी, रानी, ठीक है, इस रानी की कई सारी दासियां होती थी। ठीक है भाई, जब रानी बहाई जाती थी कई सारी कुंवारी कन्याएं उपहार स्वरूप भेंट दी जाती थी। इनके अतिरिक्त भी इसके नौकर चाकर, वो दासियां। तो इसी प्रकार एक दासी थी कर्मा खातिन। किसकी? राणा खेता की, क्षेत्र सिंह की। उनसे इनके संबंध थे, बड़ी सुंदर थी, उस पर आसक्त हो गए साहब ये। अब उनसे इसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन? चाचा और मेरा, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब दासियों से राजा या राजपूत वंश, जो राज परिवार के लोग संबंध बना लिया करते थे, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते थे उन्हें राणा राजपूत कहा जाता था। ठीक है ना, इनका दर्जा इनसे कम दर्जे का होता था, स्वाभाविक है। तो चाचा और मेरा थे। तो साहब अब चूंकि ये इनसे निचले दर्जे के हैं, इनको पता है, तो मोकल इनका अपमान किया करते थे हंसी ठिठोली में। तो वो बात उनके मन में खटकती तो थी। ठीक है, उसके अलावा इनका ही एक सरदार था, कौन? महपा पंवार, वो भी इनसे प्रसन्न नहीं था। मतलब इनको भी ऐसा लगता था कि यार ये व्यक्ति लायक नहीं है। एक तो इसका हक नहीं बनता, राणा चूना का बनता था। दूसरा, ये कर भी क्या रहा है? जो भी कर रहा है रणमल राठौड़, इसको तो मर जाना चाहिए, किसी और को बनना चाहिए। वो भी ताक में थे कि हम आ जाए। तो क्या करते हैं साहब, अब मैंने अहमद शाह की बात करी, तो 1433 में जिलवाड़ा नाम के स्थान पर जिलवाड़ा नाम के स्थान पर गुजरात से संघर्ष करने के लिए मेवाड़ की सेना जाती है। और एक रात में ये चाचा मेरा महपा पंवार के बहकावे में आकर इस मोकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। अब मोकल की हत्या हो गई जिलवाड़ा नामक स्थान पर। इस अभियान में इसके साथ कुंभा भी था। कुंभा कौन? मोकल का पुत्र। अब इस स्थान पर कुंभा भी था, तो मोकल के बाद कौन बन जाएगा? कुंभा। तो क्या करते हैं, सिसोदिया सरदार सुरक्षित रूप से कुंभा को जिलवाड़ा से निकाल के चित्तौड़ पहुंचाते हैं, और चित्तौड़ पहुंचाते हैं, और चित्तौड़ में पहुंचाने के बाद उसको रख देते हैं। अब मोकल जा चुका है, तो मोकल का शासनकाल हम एक बार के लिए लिख लेते हैं, अब फिर कुंभा पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या आ गया? मोकल। मोकल, ठीक है, कब? 1421 से 1433। कोई आपत्ति नहीं है। अब मोकल आ गया। अब गौर करना, राणा 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 मोकल, न राणा लिखा न महाराणा लिखा। क्यों लिखे? ऐसा कुछ किया क्या? ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा? कुंभा। ठीक है, बाद में पता लग जाएगा आपको ऐसा क्यों लिखा। महाराणा कुंभा। शासन कब से शुरू होगा भाई? 1433। कब तक चलेगा देखेंगे अभी।